नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये घटना है राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर के सरदारपुर इलाके की, जहां पर एक 50 साल की अनीता चौधरी रोज की तरह अपने ब्यूटी पार्लर जाती है, जो ब्यूटी पार्लर चलाती है और उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन होती है। तो 26 अक्टूबर को अनीता चौधरी अपने ब्यूटी पार्लर जाती है अपने काम से, लेकिन 26 अक्टूबर की दोपहर करीब 2:30 बजे वह ब्यूटी पार्लर से अचानक गायब हो जाती है। तो उस ब्यूटी पार्लर की स्टाफ एक महिला अनीता चौधरी को फोन लगाती है, लेकिन अनीता चौधरी का फोन स्विच ऑफ आता है। तो वह बार बार ट्राई करती है हर 2 घंटे में, लेकिन उसके फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ना ही कुछ पता चलता है। फिर उस स्टाफ की महिला उसके पति मनमोहन चौधरी को कॉल करती है। तो मनमोहन चौधरी को वह सब कुछ सच सच बता देती है कि मैडम सुबह दोपहर करीब 2:30 बजे ब्यूटी पार्लर से निकली थी, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई है, शाम हो चुकी है। तो उसका पति मनमोहन सिंह आसपास खोजने लगता है और रिश्तेदारों में कॉल करता है कि अनीता वहाँ तो नहीं गई है उनके साथ मिलने के लिए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। फिर 27 अक्टूबर को मनमोहन सिंह अनीता चौधरी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाता है थाने में। तो पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और अनीता चौधरी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को लगभग 4 दिनों तक अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता है, ना ही अनीता का कोई पता चलता है। फिर पुलिस अनीता चौधरी के स्टाफ से पूछताछ करती है। तो स्टाफ की एक महिला कहती है कि 26 अक्टूबर की दोपहर करीब 2:30 बजे मैडम एक रिक्शे में बैठकर कहीं गई थी। उसके बाद ना ही मैडम का कोई पता चला, ना ही मैडम का फ़ोन लगा, फ़ोन उनका बंद आ रहा था। तो पुलिस पास के ही एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है। तो बड़ी मशक्क़तों के बाद पुलिस को वह ऑटो मिल जाता है। तो फिर पुलिस उस ऑटो को ढूंढने की कोशिश करती है, तो वह ऑटो भी मिल जाता है। फिर उस ऑटो वाले से पुलिस पूछताछ करती है कि तुमने इस महिला को कहाँ पर छोड़ा था। तो जिस दिन वह लापता हुई थी उस दिन वह महिला पीला रंग का सूट पहने हुए थी। फिर वह ऑटो चालक कहता है कि मैंने इस मैडम को गांगड़ा इलाके छोड़ा था। फिर पुलिस उसके पति मनमोहन से पूछताछ करती है कि गांगड़ा में तुम्हारा कोई है। उसका पति कहता है कि गांगड़ा में तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही कोई फ्रेंड है, लेकिन अनीता का नहीं पता, शायद कोई फ्रेंड होगा इसलिए उससे मिलने गई होगी। फिर पुलिस स्टाफ से पूछताछ करती है। तो स्टाफ कहती है कि मैडम ने हमें इस बारे में कोई बताया नहीं, ना ही उनसे कोई मिलने आया है गांगड़ा इलाके का। फिर पुलिस यहीं पर अटक जाती है कि आखिर अनीता चौधरी गांगड़ा किस लिए गई थी और उसका वहां पर क्या काम था। फिर एक दिन अचानक अनीता के पति मनमोहन के पास अनीता की सहेली सुमन का कॉल आता है। तो वह कहती है अनीता का विवाद तैयब अंसारी के साथ हुआ था। तो फिर पुलिस तैयब अंसारी के पास जाता है, जो पाली जिले का रहने वाला होता है, जिसका अच्छा खासा हाथ राजनीति में होता है। तो पुलिस को तैयब अंसारी से कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस का यह शक भी बिल्कुल खाक में मिल जाता है। फिर पुलिस इस रास्ते से हट जाती है और वहीं पर अटक जाती है कि आखिर गांगड़ा में किस लिए गई थी। फिर एक दिन पुलिस को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे केस को बहुत सारी हेल्प मिलती है। अनीता की स्टाफ कहती है कि हमारी ब्यूटी पार्लर के सामने एक और दुकान है ड्राई क्लीनर की, जिसका मालिक गुलामुद्दीन है, जो गांगड़ा में रहता है। फिर पुलिस गांगड़ा पहुंचती है गुलामुद्दीन के घर। तो गुलामुद्दीन घर पर नहीं मिलता है, उसकी पत्नी आबिदा मिलती है। फिर पुलिस आबिदा से पूछताछ करती है और कहती है कि तुम्हारे सामने जो ब्यूटी पार्लर की दुकान है तुम उसको पहचानती हो। तो आबिदा कह देती है हाँ मैं उसको पहचानती हूँ, उसका नाम अनीता है, हमारी अच्छी खासी दोस्ती है। फिर पुलिस पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ गया है। तो वो कहता है वह 3 दिनों से घर नहीं आया है, ना ही उनका फ़ोन लग रहा है। फिर पुलिस को पूरा शक गुलामुद्दीन पर जाता है कि कहीं इसी ने तो नहीं अनीता का किडनैप किया है। फिर पुलिस उसकी फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करती है, लेकिन उसकी फ़ोन की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती है और आखिर उसकी फ़ोन की लोकेशन रेलवे स्टेशन की बताई जाती है। और साथ ही वह कैमरे में भी दिखाई देता है कि अंतिम बार वह 3 दिनों से गायब है। फिर पुलिस उसकी फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करती है, लेकिन उसकी फ़ोन की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती है और आखिर उसकी फ़ोन की लोकेशन रेलवे स्टेशन की बताई जाती है। और साथ ही वह कैमरे में भी दिखाई देता है कि अंतिम बार वह
रेलवे स्टेशन पर देखा गया था अपनी स्कूटी के साथ। उसके बाद गुलामुद्दीन का कोई पता नहीं रहता है। फिर पुलिस उसकी पत्नी से सख्त से पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी सब कुछ सच सच बता देती है। फिर गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है कि कहती है कि 26 अक्टूबर को करीब 3:30 बजे अनीता और मेरे पति घर पर आए थे। तो मेरे पति ने कहा था कि तुम शरबत बना दो अनीता के लिए, लेकिन उस शरबत में गुलामुद्दीन यानी कि मेरे पति ने उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी। फिर मेरे पति ने मेरे ही सामने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर के लगभग 6 टुकड़े कर दिए। 6 टुकड़ों करने के बाद उन टुकड़ों को एक पन्नी में पैक कर दिया। लेकिन इससे एक हफ्ते पहले मेरे पति ने घर के आंगन में एक 10 बाई 10 फीट का गड्ढा खुदवाया था और कह रहा था कि यह मैं टैंक बनवाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इस बारे में कोई पता नहीं था कि यह सब एक रची हुई साजिश है जिसमें अनीता को फंसाया गया है। इसके बारे में मुझे कुछ और नहीं मालूम है। अनीता की हत्या करने के बाद मैं और मेरा पति दोनों रात होने का इंतजाम कर रहे थे कि जैसे ही रात होगी हम उसके टुकड़े गड्ढे में डाल देंगे और गड्ढे को बंद कर देंगे। तो रात हो जाती है, फिर हम उसके टुकड़ों को गड्ढे में डाल देते हैं और गड्ढे को बंद कर देते हैं। और मेरे पति पहले से ही बहुत सारा इत्र लेकर आए थे कि उनकी यह एक प्लानिंग थी जिसमें वह बहुत सारा इत्र लेकर आए थे और भी ज़रूरी सामान लेकर आए थे। फिर उन्होंने वो इत्र उनकी बॉडी पर डाला और साथ ही गड्ढे में डाला कि किसी को बदबू ना आए और गड्ढे को पैक कर देते हैं। फिर मेरे पति कहते हैं कि तुम अपने मायके चले जाओ। फिर तो मैं मायके आ जाती हूँ। जब मैं आकर देखती हूँ तो मुझे मेरे पति घर पर नहीं मिलते हैं। मैं पड़ोस में पूछताछ भी करती हूँ, लेकिन सब लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पति को नहीं देखा है, पता नहीं कहाँ गया है। मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर पर ताला पड़ा हुआ है। गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा अपना जुर्म 1 नवंबर को पूरा कबूल कर लेती है। फिर पुलिस गुलामुद्दीन की तलाश करती है, लेकिन गुलामुद्दीन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। पुलिस आबिदा से पूछताछ करती है कि तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज था। तो आबिदा कहती है कि हमारे ऊपर लगभग 12 लाख रुपए का कर्ज था। तो पुलिस समझ जाती है कि आखिर पैसों के लिए ही अनीता का गुलामुद्दीन ने कत्ल किया है। उसकी दुकान सामने थी तो वह रोज नोटिस करता था कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं और यह सोने का जेवर पहनती है। तो एक दिन गुलामुद्दीन एक प्लान बनाता है जिसमें अनीता फंस जाती है और अपनी जान गंवा देती है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आबिदा के बयान के अनुसार पुलिस 1 नवंबर को जेसीबी लेकर आती है और उस गड्ढे की तलाश करती है। तो उस गड्ढे को जैसे ही खोदती है तो उसमें से 6 टुकड़े मिलते हैं जो पॉलीथीन में पैक हुए होते हैं। फिर पुलिस उन टुकड़ों को चेक करने के लिए फोरेंसिक लैब भेज देती है, जहां पर सब पता चल जाता है कि यह टुकड़े अनीता चौधरी के ही हैं। फिर पुलिस यह केस को स्पष्ट कर देती है और गुलामुद्दीन को खोजने की तैयारी करती है। आबिदा के बयान के अनुसार पुलिस को पूरा शक गुलामुद्दीन पर जाता है और गुलामुद्दीन को पकड़ने की कोशिश करती है और उसको ढूंढने की कोशिश करती है और उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है। हाल ही में अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है, ना ही अभी तक गुलामुद्दीन की कोई खबर आई है। क्या गुलामुद्दीन ने ये हत्या लूटपाट के लिए की थी जिसके ऊपर लगभग 12 लाख रुपए का कर्जा था, या किसी दुश्मनी के ऊपर इसकी हत्या की थी? आखिर क्या था ये सब कारण? ये सब आपको तभी आपको जानकारी मिलेगी जब गुलामुद्दीन पकड़ा जाएगा।